गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम जो जनरल वाला चैप्टर है इसके अंदर में वीडियो नंबर 6 लेके आ रहे हैं। वीडियो नंबर 6 के अंदर में हम सारी स्पेशल एंट्रीज़ करेंगे। बेटा दोबारा लिख रहा हूँ मैं, स्पेशल एंट्रीज़ लिखेंगे, स्पेशल जनरल एंट्रीज़ करेंगे जो बहुत ही हमारे काम आती हैं। एक तरह की समराइजिंग वीडियो भी कह सकते हैं जनरल एंट्री के लिए हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पहले 3 जनरल एंट्री हम जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनको भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एक बार। एक मैं जनरल एंट्री की बात करता हूँ, बैड डेब्ट्स की जनरल एंट्री बात करता हूँ। बैड डेब्ट्स की जनरल एंट्री हम लोगों ने क्या करी थी बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि वाई दिस जनरल एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्योंकि डेटर से अगर हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा नुकसान हो जाता है बेटा, तो उसको हम किस अकाउंट में डालते हैं बेटा, बैड डेट में। बैड डेट हमारा एक्सपेंस है और हमारा नुकसान है, हमारा लॉस है, और डेटर हमारे जो एसेट है वो कम हो जाएगी। सर दूसरी एंट्री बता दीजिए सर। यहाँ पे बिल्कुल दूसरी एंट्री भी करेंगे हम लोग। बैड डेट के बाद क्या होता है हमारे पास, कई बार हमें क्या होता है, डेटर से पार्शल अमाउंट क्या हो जाता है बेटा, हमें रिकवर हो जाता है। डेटर से क्या होता है बेटा, हमें पार्शल अमाउंट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। फॉर पार्शल अमाउंट रिकवर्ड, पार्शल अमाउंट रिकवर। और उसके ऑफिशियल रिसीवर से होता है, ये लैंग्वेज क्वेश्चन में मिलेगी। फॉर पार्शल अमाउंट रिसीव्ड, अगर हमें कोई भी उससे पार्शल अमाउंट रिसीव होता है, कुछ पैसा मिल जाता है, लिखा होगा एग्जाम क्वेश्चन के अंदर में 40% पैसा मिल गया उससे, तो हम क्या करते हैं, जितना पैसा मिल जाता है वो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। और जो पैसा नहीं मिलता वो हमारा क्या माना जाता है, बैड डेट माना जाता है, क्योंकि वो हमारा इंसॉल्वेंट हो चुका है। और इंसॉल्वेंट होने के बाद वो पैसा हमारा डूब जाता है, वो हम बैड डेट में लिखते हैं। और टू डेटर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो किसी से मैं 10,000 रुपये लेने थे लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो बंदा कहता है मैं केवल 40% पैसा दे पाऊँगा, तो यहाँ 4,000 आ जाएगा। जो नहीं दे पाएगा वो बैड डेट हो जाएगा और वो हमारा बाकी में क्या आ जाएगा, डेटर हमारा ख़त्म हो चुका। तीसरी एंट्री क्या बनती है, फॉर बैड डेट रिकवर्ड। जो हमारे बैड डेट हैं अगर वो हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, रिकवर हो जाते हैं। फॉर बैड डेट रिकवर्ड, क्योंकि बैड डेट हमारे मतलब कि हमारे डेटर्स हैं, उससे जो पैसा मिलना था वो डूब गया, वो हमारे अकाउंट से निकल गया, दिलो दिमाग से निकल चुका है। अगर वो बाद में हमें पैसा दे जाता है तो एंट्री क्या करेंगे हम, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड के नाम से आ जाएगा बेटा। कभी भी यहाँ पे डेटर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा हमारा जो डूब चुका है, जो डूब चुका है पैसा, वो हमारा कभी भी डेटर अकाउंट में नहीं आएगा। वो इनफैक्ट किस अकाउंट में आता है बेटा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से 3 करेंगे। इसके अलावा हमारी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी वो ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं, और 2 हमने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, जो हमने एक लंबी वीडियो बनाई है। अब हमारे पास जो फोर्थ जो हमारे पास एंट्री बनती है, जो कुछ स्पेशल नेचर की एंट्री बनेगी, वो आती है हमारे पास बेटा, ये एक साथ आती है एंट्री, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, अगर गुड्स हम चैरिटी में देते हैं, चैरिटी का मतलब जन कल्याण के अंदर हम गुड्स को दे देते हैं, तो उसका मतलब ये भी हमारा खर्चा है। एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या करते हैं बेटा हम लोग, यस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज करते हैं, क्योंकि सेल नहीं मान सकते। गुड्स हमारे पास जा तो रहे हैं लेकिन वो किस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं बेटा, हमेशा हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। अगर फ्री सैंपल देंगे तो यहाँ फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर हम विड्रॉ करेंगे ड्राइंग्स के लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग्स आ जाएगा। बताते हैं आपको, अगली एंट्री में क्लियर हो जाएगी। तो एंट्री नंबर 5 आपके लिए क्या आने वाली है बेटा, 5वीं एंट्री हमारे पास क्या आएगी, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल। 5वीं एंट्री में करते हैं कि गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, फ्री सैंपल में दे रहे हैं। फ्री सैंपल का मतलब क्या हो गया कि फ्री में हम अपने कस्टमर को क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में हम गुड्स को दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या करते हैं बेटा हम लोग, ये हमारा सेल प्रमोशन का हिस्सा होता है, तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं इसको, तो ये भी हमारा खर्चा है। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, एडवर्टाइजमेंट ऑब्लिक फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज अकाउंट ही क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल नहीं मान सकते, तो परचेज को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि हमारी जो टोटल परचेज अवेलेबल होंगी वो कम हो जाएंगी, हमारी जो टोटल परचेजेस हैं जो सेल के लिए अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये पैसा, ये जो गुड्स हमारे क्या हो गए बेटा, कम हो गए। आगे जाते हैं हम लोग, आते हैं बेटा, ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अगर हमारे गुड्स में आग लग गई है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर गुड्स में आग लग गई तो हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, तो उसकी एंट्री हमारे साथ होती है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। दोबारा बोलता हूँ बेटा, क्या बोलते हैं, लॉस बाय स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, लॉस हो चुका है स्टॉक का, जो हमारे गुड्स हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। और टू
परचेज, क्योंकि गुड्स तो हमारे कम हो रहे हैं, तो जब भी गुड्स कम होंगे तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे, अगर वो सेल नहीं है तो। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे होता है जब गुड्स में आग लग जाती है, यानी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हम लोग कर रहे हैं, तो उसका ए पार्ट में एंट्री करिए, यानी कि व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब गुड्स क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए बाय फायर, आग लगने से। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि आपको गुड्स में आग लगने के बाद आग नहीं बुझानी, आपको नॉर्मली क्या करना है बेटा, हम कह देते हैं कि आपको एंट्री पास करनी है, क्योंकि हम लोग क्या हैं बेटा, अकाउंटेंट लोग हैं। अब क्या होते हैं, अब इस केस में एक बात तो होती है कि अब इंश्योरेंस, हमारे गुड्स तो हो गए, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्लेम को एडमिट करती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी फुली एडमिट कर लेती है क्लेम को, व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड होते हैं हमारे गुड्स, एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम जो है पूरा हमारा लॉस कर लेती है, तो हम क्या करेंगे एंट्री, तो हमें ये समझना पड़ेगा, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, अगर हमें से जो गुड्स डिस्ट्रॉयड है तो उसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर लेती है, तो क्लेम एडमिट कर लेते हैं, एंट्री क्या करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना डाटा बना लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमारी एसेट बन जाती है, उसको हम डेबिट कर लेते हैं, और जो अकाउंट का नुकसान हुआ है वो उससे रिकवरी करने की बात करेंगे, तो उसको लिख देते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे इसको, और इसमें सी पार्ट करेंगे, ये एडमिट करने की एंट्री है, और वैन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है, वैन इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, जब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है बेटा, हमें क्लेम पे कर देती है, तो एंट्री क्या आ जाती है बेटा, चेक से नॉर्मली पे करती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। इसका ध्यान देंगे हम लोग। और कई बार क्या होता है कि पूरा क्लेम नहीं मिलता, तो जो पूरे इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, पूरा क्लेम मिल जाएगी तो ये पूरा क्लेम प्ले नहीं करेगी, तो यहाँ पे हम एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, नहीं हम इकट्ठा लिखते हैं बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 20,000 की गुड्स में आग लगी है, तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है जी हम आपको क्लेम दे देंगे, हमने इंश्योरेंस कंपनी को डाटा बना दिया 20,000 से। अब इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम की बात आई, एडमिट तो कर लिया लेकिन हमें क्लेम कम मिला, या क्लेम एडमिट ही कम किया तो यहाँ कम एडमिट कर लेंगे, यहीं पे लॉस को हम बुक कर लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस ही आ जाएगा। अब क्लेम तो कंपनी ने पूरा क्लेम कर दिया, लेकिन कंपनी ने हमें केवल 18,000 रुपये दिए, तो 18 इंश्योरेंस कंपनी तो ख़त्म कर ही देंगे पूरी, तो 2,000 रुपये का हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ नुकसान हो गया। तो ये इंश्योरेंस की इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, एंट्री करेंगे। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग इसी में हम लोग, ये हमारी 7 ट्रांजेक्शन आएगी बेटा, ड्राइंग्स की आएगी। अब बिजनेस है, बिजनेस से हमें नेचुरल सी बात है पैसा तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, अपना घर भी चलाना, ये थोड़ी किसी मंदिर या गुरुद्वारे या चर्च के बाहर या मस्जिद के बाहर बैठ जाएंगे हम लोग। तो ड्राइंग ऑफ गुड्स, तो ड्राइंग ऑफ गुड्स यानी कि ड्राइंग के ऊपर हम बात करते हैं, यानी कि गुड्स को क्या करा सकता है, विड्रॉ करा जा सकता है बिजनेस से। अगर ड्राइंग ऑफ गुड्स होगा तो एंट्री क्या आएगी बेटा, तो आपको बता देते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी कि परचेज अभी हमारा पीछा नहीं छूट रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, एंट्री क्या आ जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। और एक बात का ध्यान रखें, कभी भी क्या होगा, ये एंट्री जब आएगी हमारे पास, ड्राइंग्स टू परचेज जो एंट्री होगी, ये तब करेंगे एंट्री हम लोग जब, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रखी होगी, तो हमेशा किससे आती है एंट्री बेटा, ये आपको बता देते हैं, यहाँ कॉस्ट प्राइस से जो आएगी वो एंट्री यहाँ पर ये आएगी। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। अगर ड्राइंग इन कैश है, ड्राइंग अगर कैश में, तो सिंपल हम लोगों ने पहले भी किया है, अगर ड्राइंग कैश में करिए गुड्स की, तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, ड्राइंग तो ज़रूर डेबिट होगा, लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू कैश आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा हमारे पास। एक बात और बताना चाहूँगा, जो हम लोगों ने डिस्ट्रॉयड बाय हमारा फायर था, अगर चोरी हो जाएगी तो क्या लिख देंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय क्या हो जाएगा, थेफ्ट लिख देंगे हम लोग, सेम चीज़ रहेगी। और वहाँ पे अगर इंश्योरेंस करा रखा होगा, थेफ्ट का भी इंश्योरेंस करा रखा है हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ ये वाली एंट्री भी पास हो जाएंगी। नहीं तो वहाँ पे बस फायर जो है वहाँ की जगह क्या आ जाएगा बेटा, वहाँ पे थेफ्ट वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 8वीं एंट्री यहाँ पे क्या आती है बेटा, जो हमारे पास परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होती है बेटा। बिल्कुल आता हूँ मैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं, सर ये क्या चीज़ होती है, अरे भैया फिक्स एसेट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जिनका कि हमें लॉन्ग टर्म तक का बेनिफिट हमें उनका मिलेगा, उनको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे आप, फिक्स एसेट का नाम लिखेंगे। जैसे परचेज करते हैं बिल्डिंग को,
तो बिल्डिंग का नाम आएगा, मशीन है तो मशीन आएगा, बिल्डिंग और फर्नीचर तो फर्नीचर आएगा। लेकिन गुड्स परचेज करते थे तो खाली वहाँ परचेज लिखते रहे। लेकिन किसी भी एसिड का नाम आएगा तो अगर कोई एसिड परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। एंट्री क्या आएगी, टू कैश, कैश में परचेज कर ली। चेक से पेमेंट करी तो क्या लिख देना, बैंक लिख देना। अगर मान लीजिए उधार परचेज़ करी, उधार परचेज़ करी तो क्या हो जाएगी सर, ये तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो जिससे परचेज़ करोगे उसका क्या नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। उसको जैसे मैंने नाम दे दिया वेंडर का नाम आ जाएगा। अगर परचेज हो फिक्स एसिड होगी। इसी कैटेगरी के अंदर में क्या होगा, ये तो हो गई परचेज हो फिक्स एसिड हो गई 8 कैटेगरी में ही। बी क्या हो जाएगा, अब उस एसिड को हम बेच भी तो सकते हैं ना। तो ऑन सेल ऑफ एसिड, तो एसिड को सेल करेंगे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कहा, ये एंट्री क्या हो जाएगी सर, उल्टी एंट्री हो जाएगी। उल्टी एंट्री हो जाएगी तो एंट्री क्या आ जाएगी सर, बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश ऑब्लिक बैंक। अगर अभी नहीं है, अगर उधार में, डेटर नहीं बोलेंगे, उसको हम परचेजर बोलते हैं, ठीक है। वहाँ सेल ऑफ गुड्स में डेटर बोलते थे ना, यहाँ परचेजर बोलेंगे। टू क्या चली जाएगी, फिक्स एसिड, फिक्स एसिड चली जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई एसिड है जो मैंने 20,000 की खरीदी थी मान लीजिए, अब बहुत साल तक यूज़ करी, उसको 17 में बेच दिया तो आया कितना 17, एसिड कितने की जाएगी, थी तो 20 की वो, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो गया सर 3,000 का। तो यहाँ पे यानी कि सेल करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस होगा, परचेज में तो कभी होता नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, उसका नाम आ जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग जो भी होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना लिख देंगे सर, 3,000 रुपये लिख देंगे उसको, यानी कि यहाँ आ जाएंगे रुपये। अगर सर प्रॉफिट हो जाता तो प्रॉफिट होता तो नीचे आ जाता। कैसे सर, 21,000 की बेची होती तो यहाँ 21 आता, ये तो होता ही नहीं, यहाँ 20, तो 1,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ आ जाता। तो यानी कि ये स्टार लगा देता हूँ मैं, ये डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ आ सकती है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो नीचे आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बोलेंगे, और जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी ट्रांजैक्शन यहाँ कवर करी। आगे चलते हैं बेटा, एक ट्रांजैक्शन और है हमारे पास, यहाँ 9 ट्रांजैक्शन कवर करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर एंड इंस्टॉलेशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, अगर कोई भी चीज़ हम लोगों ने इंस्टॉल कराई है, एक्सपेंडिचर एंड इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ एसिड, कोई भी एसिड इंस्टॉल कराई, मान लो घर में एसी इंस्टॉल कराया, तो एसी आया 20,000 रुपये का, लेकिन उसके ऊपर आपने 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन की खर्च कर दिए, तो क्या कहोगे दुनिया को, ये तो कहोगे सर 22,000 की एसिड आ गई है। यानी कि जो इंस्टॉलेशन पे खर्चा होगा, यानी कि अगर आपने कोई भी फिक्स एसिड खरीदी है, आपने कोई भी बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग तो उस पर भी खर्चा होता है, जो भी उस पर वेजेस लगी हैं, जो भी लेबर लगी है बिल्डिंग में, सारी की सारी क्या इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं कि नहीं, तो उसकी कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। जो भी हमारा पेमेंट गया है वेजेस का, जो मेटल का पेमेंट गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यानी कि इंस्टॉलेशन का क्या करेंगे, तो अलग से एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे उसको, और उसको हम क्या करेंगे, उसकी एसिड में ही क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। यानी कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आ गए तो एंट्री क्या आएगी बेटा, एसिड अकाउंट डेबिट टू, वही कैश ऑब्लिक बैंक। तो उसका अलग से ऐसे नहीं लिखेंगे, आपने लिख दिया इंस्टॉलेशन चार्जेस, नहीं, वो एसिड में ही क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि 20,000 का अगर एसी लिया है तो एसी अकाउंट डेबिट टू कैश 20, और 2,000 के उसके ऊपर क्या कर दिया, इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिया, उसको लगवाने में खर्चा कर दिया, तो 2,000 रुपये भी आपको यहाँ पे ही क्या करने पड़ेंगे, ये ऐड करने पड़ेंगे। बस यही बात ध्यान रखनी है, कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे नहीं है। फिर और बात करते हैं, अब आते हैं कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे आते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि छोटे मोटे खर्चे। सर छोटे या मोटे, बिल्कुल कहते तो हम छोटे मोटे हैं, लेकिन होता क्या है, बोलने में छोटे ही खर्चे आते हैं, इनको बोलते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस। यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो सन्ड्री, सन्ड्री का मतलब छोटे छोटे खर्चों को हम सन्ड्री खर्चे बोल देते हैं। यानी कि आपके बिजनेस के अंदर छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कोई आ गया, आपने उसको रिफ़्रेशमेंट करा दिया, खाना पीना करवा दिया, तो सारे खर्चे होते हैं। कन्वेंस का छोटा मोटा खर्चा हो गया आपका, बिजनेस प्रमोशन पे छोटा मोटा खर्चा हो गया आपका, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल नेचर के नहीं है, तो वो खर्चों का आप क्या इस कैटेगरी में लेके चलते हैं बेटा, सन्ड्री एक्सपेंसेस की कैटेगरी में वो लेके चलेंगे। सर छोटे मोटे के और एग्जांपल दे दीजिए। आपकी दुकान पे कोई आता है, आपने उसका क्या करा, मैंने बताया जैसे चाय नाश्ता आपने करवा दिया उसको, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट आपने उसको करवा दिया आपने, ठीक है, आपने इरेज़र ख़रीद लिया, पेंसिल ख़रीद ली, छोटी मोटी स्टेशनरी ले आए, कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, तो आप उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो एंट्री क्या आ जाएगी, वहाँ पे एंट्री आ जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बेटा, टू कैश ऑब्लिक बैंक, हमारा वो खर्चा हो जाएगा।
ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग आ रहे हैं, एक अलग सी कैटेगरी आती है, ये कहलाती है एडजस्टमेंट एंट्री। 10 एंट्री वो कर लिए, ADJUSTMENT। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं, ये साल के अंत में होती है नॉर्मली एंट्री बेटा। तो होती हैं साल के अंत में, क्या करते हैं इस तरह की हम एंट्रीज को करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, दे आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर टू मेक द एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स, में एडजस्टमेंट करने के लिए बनाते हैं बेटा। ठीक है, इनको डिटेल में हम लोग बाद में फाइनल अकाउंट के चैप्टर में करेंगे। तो इस एडजस्टमेंट एंट्री जो है उनकी मैं अलग से कैटेगरी बना रहा हूँ, और उस कैटेगरी के अंदर बेटा हम लोग ना 8 एंट्रियाँ पास करेंगे बेटा। पहली एंट्री है, इसको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको। ये एंट्री मैं इसको ना 11वीं एंट्री बोल रहा हूँ बेटा, है एडजस्टमेंट एंट्री लेकिन आप 11वीं एंट्री मान लीजिए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है। क्लोजिंग स्टॉक होता है तो साल के एंड में बचता है। अभी आपको ध्यान रख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक एसिड होती है, तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या होता है, ईयर एंड पे जो स्टॉक होता है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसकी जो वैल्यू करते हैं वो हम करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी लोअर हो। याद आ रहा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी लोअर होगा उस पर इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। चलिए सर, बात समझ में आ गई है सर आपकी। आगे बताइए एंट्री नंबर 12, ये बेटा आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कहलाती है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है वो भी साथ साथ में यहाँ जान लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो बकाया है, जो खर्चा बकाया है उसकी भी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। मैं इसको साथ साथ में समझाने की भी आपको कोशिश करूँगा। एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, तो एंट्री क्या आ जाती है, उसकी एंट्री आती है बेटा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो हमेशा याद रख लो, जब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है ना, ब्रैकेट में आप लिख लिया करो क्या है बेटा, ये तो आपको पता लग ही गया होगा अभी तक, लाइबिलिटी है, यानी कि जो खर्चा हो गया हमने पे नहीं करा। तो लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसको लिखते हैं OS, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैं इस एंट्री को अगले पेज पे ले जाता हूँ बेटा, स्पेस कम आ रहा है हमारे पास। तो इसकी एंट्री हमेशा क्या करते हैं बेटा, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग क्या, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों क्रेडिट हुआ है बेटा, क्योंकि हमारी क्या है बेटा, ये लाइबिलिटी है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या करा है बेटा, यहाँ पे इसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आया आपको आउटस्टैंडिंग होता क्या है, ईयर एंड पे नॉर्मली पता लगता है। एक छोटी सी एंट्री, एक बॉक्स एंट्री हमेशा हम बनाएंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री हम कोशिश करेंगे समझने की। मान लीजिए आपकी दुकान पे एक वर्कर काम करता है, आपका बिजनेस चलता है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का आपका बिजनेस चला, पूरा साल आपको हो गया बिजनेस करते करते। हुआ कि आपके एक वर्कर काम करता था, उसको आप 5,000 पर मंथ की सैलरी दिया करते थे। सर समझ में आ गई, 5,000 पर मंथ की सैलरी, आपने उसको केवल 10 मंथ की सैलरी पे करी है। तो आप क्या एंट्री करोगे, 10 महीने की सैलरी पे करिए। सर हम तो एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट करिए। तो मान लो 5,000 पर मंथ की सैलरी है, कितनी हो जाएगी सर, 50,000 हो जाएगी ना सर, बिल्कुल 50,000 रहेगी। लेकिन आप बताओ, आपने 10 महीने की सैलरी पे करी है, क्या पूरे साल की सैलरी नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। क्योंकि हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हमेशा याद रखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग 3 बार बोलेंगे, एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग, ताकि दिमाग में रहे खर्चे तो पूरे साल के ही आने चाहिए। तो यानी कि बाद में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, साल के अंत में देखते हैं अरे भैया यार 2 साल का खर्चा भी तो बनता है, वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं। फिर बाद में क्या बेटा, यस सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो कितने से आ जाएगी बेटा, 10,000 से। OS लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग को बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 10,000 रुपये। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके यहाँ पे मैं 10,000 रुपये से ही एंट्री कर दूँगा। अल्टीमेटली मेरा खर्चा पूरा 60,000 का ही आ जाएगा ताकि। ठीक है सर, समझ आ गया। 13 एंट्री के ऊपर आते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। और कुछ लोग इसको एक नाम और देते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी बोल देते हैं। सर बिल्कुल सही कहा, वो तो एक ही बात है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अभी आपने इनका कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। एक्सपेंस पे एक नाम और भी होता है, टेक्निकल नाम है अनएक्सपायर्ड, यानी कि जो एक्सपायर नहीं हुआ, यानी कि अभी आपने इसका बेनिफिट ही नहीं लिया अभी तक, इसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहले एंट्री समझ लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लिया करो क्या है सर, ये तो एसिड है। और एसिड की क्या एंट्री करते हैं हम लोग, सर एसिड तो डेबिट होता है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, या लिख सकता हूँ मैं, ये इंश्योरेंस या कुछ भी हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। और 2 क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस को क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्रेडिट करेंगे। सर खर्चा कम होता है क्या, बिल्कुल बताएंगे, एक छोटी सी कहानी बना लेंगे बॉक्स के अंदर में, उससे पता लग जाएगा। ठीक है जी, मैंने एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स में मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे समझने की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक वर्कर काम करता था, हमारा बिजनेस कब चलता है, वही 1 अप्रैल 2019 से लेके
31 मार्च 20 तक चलता है। मैंने क्या करा, यहाँ पे मेरे यहाँ वर्कर काम करता है, मान लीजिए कोई भी वर्कर काम करता है, उसको मैंने तनख्वाह दी है, मैंने इसको 10,000 पर मंथ की तनख्वाह है उसकी। साल की तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 1,20,000। मैंने इसको 15 महीने की तनख्वाह दे दी। सर आपने क्यों दे दी, अरे दे दी, ज़रूरत थी उसको, तो तनख्वाह दी होगी मैंने 15 महीने की। तो क्या एंट्री करी होगी मैंने करी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, सर आपने 1,50,000, 1,50,000। सर आप देखो, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने काम 1 साल का किया, लेकिन आपने खर्चा 15 महीने का दिखा दिया। तो आपको अंत में पता लगेगा, फिर से क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, समझौता एंट्री। यानी कि सर आपने तो 3 महीने का ज़्यादा पे कर दिया, आपने सही कहा, 3 महीने का प्रीपेड था, क्योंकि आपने 15 महीने का पे किया, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, यानी कि 30 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो इस खर्चे से निकालो बाहर उनको, यानी कि सैलरी को बाहर निकालो, सैलरी को कम करेंगे, यानी कि एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, बिल्कुल करेंगे यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे प्रीपेड सैलरी में इसको क्या कर देते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू यस सैलरी। यानी खर्चा हमारा कम भी हो सकता है, खर्चा कम होता है तो को मालूम है क्रेडिट है, ये 30,000 से एंट्री आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा पे कर दिया। तो समझ में आ गई, प्रीपेड सैलरी ये एंट्री है हमारे पास। यानी कि हमारी सैलरी अब कितनी की गई, 1,50 से डेबिट हो रही है, 30 से क्रेडिट हो रही है, अल्टीमेटली 1,20 से ही क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। एक बात बताऊँ, एक बच्चा बोलता है सर ऐसा करो ना, आप ये 2 एंट्री की जगह क्या हम 1 एंट्री कर सकते हैं क्या। सर मैंने अगर ये एंट्री कर लिया है यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, मुझे तो पता था ना 1,20,000 रुपये, यहाँ मैंने कर दी क्या सर, उसको प्रीपेड सैलरी दिखा दी। 2 मैंने क्या करा सर, बैंक कर दिया मैंने, यानी कि मेरे को तभी पता लग गया था कि मैंने 15 महीने की पे करी है। तो अभी मैं ऐसे कर दूं, अभी सैलरी में डाल देता हूं, ये मैंने प्रीपेड सैलरी में 30 रुपये डाल दिए, बाकी बैंक में 1,50 हो गया। क्या इन दोनों एंट्री की जगह ये एंट्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। यानी कि यहाँ हमने एडजस्टमेंट नहीं करी, हमने सारा काम कर दिया। ये हम लोगों ने पहले पूरा करा और उसके बाद में जाके अंत में देखा हम लोगों ने कि हाँ हमें एडजस्टमेंट की कोई आवश्यकता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, एंट्री नंबर 14 पे चलते हैं। एंट्री नंबर 14 जो आती है बेटा, आती है एक्रूड इनकम की आती है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम के लिए एक वर्ड लिखेंगे, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटे, ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछते हैं, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। मैंने इनकम तो कमा ली लेकिन रिसीव नहीं करी है। पहली बात तो ब्रैकेट में लिख लो, होती क्या है, एसिड होती है। तो बस एक बात याद रख लो, इसका मतलब कभी भी एंट्री होगी तो एक्रूड इनकम अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और खाली इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी एंट्री बनेगी। नंबर लेने के लिए पहले तो ये आपको काम आना चाहिए। छोटी सी कहानी के थ्रू इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे ये मैंने बॉक्स बनाया, मैंने कहा कि भैया मैंने किराए पे कोई जगह दे रखी है, मालिक हूँ साहब, मैं मालिक हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ बेटा, मालिक हूँ। मैंने कोई जगह किराए पे दे रखी है, वो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की कहानी है। मेरा किराएदार मुझे किराया इतना कम देता है, उसने मुझे मेरा किराया केवल 8 महीने का किराया दिया, मुझे केवल 8 महीने का किराया दिया। किराया है बेटा मान लीजिए 15,000 रुपये पर मंथ है। आप कहेंगे सर 15,000 पर मंथ है तो किराया कितना दिया उसने, केवल 8 महीने का दिया, रहा पूरे टाइम ही है। इनकम मेरी पूरी बनती है, मैंने अर्न तो करी है, लेकिन मुझे किराया 8 महीने का दिया। मैंने एंट्री क्या करी होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि बैंक से मुझे किराया मिला, कितना मिला, 1,20,000 मिला। लेकिन आप बताओ, क्या मैं इनकम 12 महीने की डिज़र्व नहीं करता था क्या मुझे 4 महीने की इनकम कम नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल मिली है। क्या इस इनकम को मानना चाहिए, हाँ जी। मैं कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि मैं क्या करूँगा, यानी कि मेरा जो रेंट है मुझे और दिखाना पड़ेगा, मेरी एसेट बन जाएगी। हाँ मैं उससे लूँगा तो सही, तो मैं इसको क्या बोल दूँगा, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दूँगा मैं यहाँ पे, रेंट लिख दूँ। कितना लिख दूँगा यहाँ, 60,000। सर 60,000 कैसे आया, ये समझ नहीं आया कि 15,000 पर मंथ का किराया भैया, 8 महीने का मिला, 4 महीने का, 4 महीने का, 4 महीने का, 4 महीने का किराया नहीं मिला, वो मैंने 60,000 रुपये लिख दिया। ये कहलाता है एक्रूड इनकम। इनकम अर्न तो हुई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। सर ठीक है सर, समझ में आ गई। 15वीं बात करते हैं, ये बात करते हैं हम लोग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बेटे, जीएसटी वाली एंट्री हम बाद में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में करेंगे 11वें चैप्टर के बाद में। इनकम मुझे एडवांस में मिल गई है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, एडवांस इनकम मिलना। यानी कि आपके लिए क्या है सर, ये तो हमारे लिए जन्म जन्मांतर से ही लायबिलिटी रहेगी। अब लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसका मतलब इनकम क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिल गई तो इनकम को कम कर दो, इनकम को कम करने वाला इनकम को डेबिट कर दो, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोशिश करो एक ही लाइन में आ जाए। इसको एडवांस इनकम बोल सकते हैं, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, कैसे हम बात को कर देखेंगे।
यानी कि मैंने एक छोटा सा क्या बनाया बेटा, यहाँ मैंने यहाँ बॉक्स बनाया, मैंने एक छोटा सा मैंने यहाँ बॉक्स बनाया। इस बॉक्स में मैंने क्या करा बेटा, यहाँ मैंने देखा कि कैसे मैं इस एंट्री को रिकॉर्ड करूँ। यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक मेरी कहानी शुरू होती है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ सर्विस किसी को दे दी, मैंने सर्विस का उसने मुझे क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। वो भला आदमी था, उसने जो कमीशन दिया ना मुझे कमीशन मिलना चाहिए था बेटा कितना, 10,000 पर मंथ का कमीशन मिलना चाहिए था। कितना, 10,000। उस बंदे ने मुझे 17 महीने की कमीशन दे दी, 17 मंथ की कमीशन दे दी। आप कहेंगे सर आपके तो बल्ले बल्ले हो गई, 17 मंथ की कमीशन आपको दे दी है। हाँ जी बेटे, बल्ले बल्ले तो हो गई है, लेकिन लायबिलिटी पे तो बन गई है। यानी कि उसने मुझे कमीशन कितनी दे दी होगी, मैंने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन मेरी इनकम है। ठीक है सर, समझ में आ गई। 1,70,000 रुपये की इनकम दिखाई आपने, बिल्कुल दिखाई। लेकिन आपको महसूस नहीं होता कि साल के अंत में एडजस्टमेंट करनी चाहिए सर, 5 महीने की कमीशन एक्स्ट्रा नहीं मिल गई तो एक ज़बरदस्ती की इनकम मान दिया आपने, हटाओ साल की। ऐसा लगेगा इस साल बहुत ज़्यादा इनकम हो गई है। ये कंसेप्ट के खिलाफ है, एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग के खिलाफ भी हो गई है, और ये मैचिंग प्रिंसिपल के खिलाफ भी हो गई, क्योंकि मैच ही नहीं करेगी आपकी इनकम प्रॉपर तरीके से। तो यानी क्या करेंगे, यहाँ से कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, या पूरा लिख सकते हैं कमीशन रिसीव इन एडवांस। कितना सर, 50,000। 50,000 कैसे आया सर, देखिए आपको 17 महीने की कमीशन मिली है, साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 महीने की कमीशन आपको किससे मिल गई है, एडवांस में। तो 50,000 रुपये यहाँ से हटा दीजिए, हटा देंगे तो यही एंट्री को क्या कहते हैं हम लोग, इसी एंट्री को तो कहते हैं हम लोग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए जी, एंट्री नंबर उसके बाद आते हैं, 15 के बाद आते हैं, एंट्री नंबर 16 पे आते हैं। 16वीं एंट्री हमारे पास आती है किसकी बेटा, डेप्रीशिएशन की आती है। सर ये डेप्रीशिएशन क्या होता है, ये तो बहुत पढ़ा है हम लोगों ने। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसिड, जो भी हमारी एसिड है उसकी वैल्यू में जो फॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो सर कैसे करें एंट्री, डेप्रीशिएशन नुकसान होगा तो एंट्री क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसिड, जो भी होगी उसके अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट हमारी ये एंट्री हो जाएगी। डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो गया, और फिक्स एसेट की वैल्यू हमारी कम हो जाती है। चलिए जी, सर एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पहली बात तो सोचो किसके हिसाब से सोचना है आपको, हमेशा फर्म के हिसाब से। और फर्म क्या करती है, कैपिटल पे आपको ब्याज देती है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल। कैपिटल पार्टनर की बढ़ जाती है या सोल प्रोप्राइटर की बढ़ जाती है, फर्म के लिए खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या हो जाएगा, फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। बहुत डिटेल में जाएंगे, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है बेटा। 18 क्या करेंगे, 18 जो एंट्री आती है बेटा, आती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आती है बेटा। किसकी आती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो बिजनेस को क्या देंगे, आप इंटरेस्ट देंगे, तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, हमेशा किसके हिसाब से सोचते हैं, फर्म के हिसाब से सोचते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमसे ये कहता है, तो इनकम हमारी बन गई। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, यानी कि हमारी कैपिटल जो है कम हो जाएगी। कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को IOD बोल देते हैं हम लोग क्लास 12 में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका, बड़ा मज़ा आएगा करने में आपको। ये एंट्री हो जाएगी कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम हो जाएगी, तो इनकम बढ़ जाएगी फर्म की, क्योंकि अगर बैंक को हम इंटरेस्ट देते हैं, मान लो बैंक से पैसा निकालते तो बैंक को भी तो इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे हम फर्म को भी क्या देंगे, इंटरेस्ट यहाँ पर देंगे। ठीक है, आई थिंक सो ये आपको 18वीं एंट्री भी क्लियर होगी। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ पे बेटा, एक एंट्री और आती है, ये कहलाती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री भी आपको कराना सिखा देते हैं, इसके प्रैक्टिकल्स हम बाद में करेंगे। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। यानी क्या होता है बेटा, दीज बैलेंसेज बिकम द ओपनिंग बैलेंसेज द नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल इसको बोलते हैं, आपसे डेफिनेशन पूछा जाती है, फर्स्ट एंट्री इन जर्नल। मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। फर्स्ट एंट्री जो होती है जनरल में, ये क्या कहलाती है, फर्स्ट एंट्री इन द जनरल इज़ पास टू रिकॉर्ड, इज़ पास्ड टू रिकॉर्ड द बैलेंसेज ऑफ प्रीवियस ईयर। बैलेंसेज ऑफ प्रीवियस ईयर, बैलेंसेज ऑफ प्रीवियस ईयर कह सकते हो आप इसको, बैलेंसेज ऑफ फर्स्ट एंट्री इन द जनरल टू रिकॉर्ड द बैलेंसेज ऑफ प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री, इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री।
ये बेस्ड होती है ए इज इक्वल टू एल प्लस सी के कॉन्सेप्ट पे। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इस एंट्री में क्या होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्रेडिट हो जाती हैं, और टू कैपिटल भी क्या होती है, क्रेडिट होती है, आपको पता ही है। तो ये एंट्री यहाँ पे होती है। जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबके इंडिविजुअली नाम आएंगे, एक एक नाम आएंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनके भी क्या आएंगे, एक एक नाम आएंगे, और कैपिटल के भी, कैपिटल जो है वो क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। मैं छोटी सी आपको एक ट्रांजैक्शन के थ्रू यहाँ बताना चाहूँगा कैसे इस चीज़ को हम लोग करते हैं। देखिए आपको एन एंट्री नज़र आ रही होगी, मुझे आप ओपनिंग एंट्री पास करनी है। ये आपको शायद बैलेंस शीट नज़र आ रही होगी। यहाँ बैलेंस शीट में आपको एसेट्स के बैलेंस देखे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर है, स्टॉक है, इक्विपमेंट हैं, क्रेडिटर हैं, कैपिटल हैं। तो ये क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द वो बैलेंस शीट ओपनिंग एंट्री ऐसे होगी, जितनी भी एसेट्स हैं 1 2 3 4 5, देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड 4300, बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री क्रेडिटेड टू कैपिटल। यानी कि जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट हो गए, जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी वो क्रेडिट हो गई, कैपिटल भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और लिख देते हैं बीइंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बीइंग ब्रॉट फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक कवर किए। अभी हम एक वीडियो और इस सीरीज़ में लेके आएंगे जिसके अंदर आप उनको प्रैक्टिकल्स कराएंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे लेजर पे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।